हेलो एवरीवन, दिस इज हिमानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी एंड स्लीप। तो ये हमारा 8वां लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। और आप बाकी लेक्चर्स भी जाके देख सकते हो। सारे लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे 20 मिनट 25 मिनट, इससे ज़्यादा का कोई लेक्चर नहीं है। सिर्फ फर्स्ट वाला लेक्चर है जिसमें पूरी टाइमलाइन कवर की है, वो थोड़ा ज़्यादा का है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाके मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की। सोशल रिलीजियस मूवमेंट यानी सोसाइटी में और रिलीजन में कुछ चेंज चाहिए। ठीक है, अब हमें चेंज क्यों चाहिए होगा? कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी चल रही होंगी जिसकी वजह से हमें चेंज चाहिए। तो हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है सोसाइटी की। अगर हमें इंडियन सोसाइटी को कभी भी जज करना है तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे तीन एस्पेक्ट हम देखेंगे। जैसे तीन एस्पेक्ट क्या क्या? वुमेन, वुमेन की क्या कंडीशन है। तो हमें जैसे पता ही है पहले की वुमेन की कंडीशन बहुत ही इंफीरियर था, है ना। उनको इंफीरियोरिटी से देखा जाता था। सती प्रैक्टिस थी, चाइल्ड मैरिज था, और पॉलीगैमी यानी वन मैन मैरिंग मोर देन वन वुमन। ठीक है, तो ये था पॉलीगैमी। पर्दा सिस्टम था, और उनको एजुकेशन का कोई राइट नहीं था। और विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी। विडो रीमैरिज बुरी नज़रों से देखा जाता था कि ये मतलब जैसे ठीक प्रैक्टिस ना हो। फिर हम बात करते हैं दलित्स की। दलित्स का क्या था? अनटचेबिलिटी। उनको मीनियल जॉब्स कराते थे। मीनियल जॉब यानी जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये सारी जॉब्स जो होती थी वो दलित्स के लिए रखी गई थी। उनको पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस नहीं था। पब्लिक प्लेसेस मतलब जाना अलाउड नहीं था। टेम्पल्स विजिट करना अलाउड नहीं था। कहीं कहीं पे तो रोड पे चलना भी अलाउड नहीं था। जो रोड है ना वो उस पे नहीं चल सकते थे, वो कहीं और ऐसे बिना रोड पे जो जैसे मिट्टी पे चलते थे। एजुकेशन जो है वो उनको अलाउड नहीं था, और उनको संस्कृत पढ़ना भी अलाउड नहीं था। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स आते हैं। फिर रिलीजियस अवेन्यू। रिलीजियस अवेन्यू क्या? कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनमें अगर कोई ऐसी इमोरल प्रैक्टिस या डेरोगेटरी प्रैक्टिस हो रही हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या इमोरल प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर? जैसे बहुत सारा बलि देने को बोल देते थे। आइडोलेट्री हो रही थी। आइडोलेट्री अब आपका हर किसी का अलग अलग व्यू हो सकता है। जैसे कुछ लोग आइडोलेट्री के अपोज में थे, कुछ लोग आइडोलेट्री के सपोर्ट में थे। आइडोलेट्री क्या होता है? मूर्ति पूजा, यानी किसी मूर्ति की पूजा करना। कुछ लोग बोलते थे कि हर जगह भगवान है तो मूर्ति क्यों चाहिए। कुछ लोग बोलते थे कि मूर्ति का भी एक अलग यूटिलिटी है, हमें पता तो है हमें कहाँ पूजा करनी है, हम कहीं पे पूजा कर लें। ये बात थी। फिर एक क्लास की सुप्रीमेसी, यानी जैसे प्रीस्टली क्लास थी उसकी सुप्रीमेसी थी। सुपरस्टिशंस थे। जो जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको अपने मतलब के लिए इंटरप्रेट करते थे। अपना जैसे अपना उल्लू सीधा हो उस चीज को उस तरीके से इंटरप्रेट किया होता था। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी सोसाइटी की। तो इसमें हमें कुछ रिफॉर्म्स चाहिए थे। तो हम देखेंगे कौन कौन से मूवमेंट्स आए। तो ये सारे मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ इस लेक्चर में कुछ नेक्स्ट में। तो हम पहला मूवमेंट देखते हैं जो था ब्रह्मो समाज। इसके साथ कौन रिलेटेड है? राजा राममोहन रॉय। तो 1814 में बंगाल में राजा राममोहन रॉय एस्टैब्लिश करते हैं आत्मीय सभा। बाद में 1828 में वो एस्टैब्लिश करते हैं ब्रह्मो समाज को। तो जो राजा राममोहन रॉय ना बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। इनको 12 लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, इन्होंने हर चीज जैसे वेदा को पढ़ने के लिए जैसे संस्कृत में पढ़ लिया, जो हमारा बाइबल है उसको पढ़ने के लिए उन्होंने वहाँ की लैंग्वेज सीखी, उर्दू उर्दू सीखी, अरबिक सीखी कुरान पढ़ने के लिए। वो ये बोलते थे कि अगर मैं ट्रांसलेशंस पढ़ूंगा तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो खत्म हो जाती है उसमें, है ना, एसेंस लॉस्ट हो जाता है उस चीज़ का। तो उन्होंने वो सारी लैंग्वेज पढ़कर उन्होंने अपना इंटरप्रेट किया। ठीक है, और उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया कि सारे भगवान एक ही हैं। तो इन्होंने बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, और उन्होंने एक बुक लिखी थी परसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में। ये बहुत सारे बुक्स पे पढ़ते थे लिखते थे, हमने यहाँ पे कुछ ही बताई हैं। और एक बंगाली वीकली भी लिखते थे, मतलब बंगाली लैंग्वेज में एक वीकली लिखते थे यानी मैगजीन टाइप का, जिसका नाम था संबाद कौमुदी। एक उर्दू जर्नल लिखते थे जिसका नाम था मिराटुल अकबर। अब इनका क्या था, ये बिलीव करते थे सुप्रीमेसी ऑफ रीजन, मतलब जो रैशनल है यानी जो थिंकिंग है उसके हिसाब से उसका सुप्रीमेसी है। जो वेदास में लिखा है उसका नहीं। वेदा में लिखा हुआ गलत भी हो सकता है, मतलब इन्होंने बोल दिया कि वेदास आर फॉलेबल, गलत हो सकती हैं वेदास। ठीक है, रीजन इनका वो था, जो सुप्रीमेसी थी वो रीजन की थी, मतलब आपको सोचना है, आपको प्रैक्टिकली उससे सोच के देखना है कि क्या ये प्रैक्टिस ठीक है या क्या ये प्रैक्टिस गलत है। फिर इनके क्या क्या चीज को सपोर्ट नहीं करते थे? आइडोलेट्री को, सती को, कास्ट सिस्टम को, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज चल रही थी यानी कि कन्वर्जन करा रहे थे ये लोग, तो उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी, ये उसके अपोज में थे। और इन्होंने क्या इनकरेज किया था? विडो रीमैरिज, विमेन एजुकेशन, ये सारी चीजें ये
इनकरेज करते थे। और इनकी क्या डिमांड्स थी? इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज थी ना, पहले आपको पता ही है जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपने लोग बिठा रखे थे, तो इन्हें चाहिए था कि जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप लेवल के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो इंडियन भी होने चाहिए। और जुडिशियल इक्वालिटी की बात करते थे ये। अब राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में हिंदू कॉलेज सेटअप किया था। किसकी हेल्प से? डेविड हेयर। डेविड हेयर कौन है? एक स्विस वॉच मेकर है डेविड हेयर। ठीक है। फिर 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने सती को अबॉलिश करवाया था। उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। उनका जो था एम, वो उन्होंने अचीव किया है। ठीक है, उन्होंने सती को अबॉलिश करवा दिया है। जब डेथ हो जाती है राजा राम मोहन रॉय की 1833 में, तो ब्रह्मो समाज थोड़ा सा दब सा जाता है, लेकिन फिर रिवाइव होता है 1858 में, जब केशव चंद्र सेन आते हैं। केशव चंद्र सेन के अंडर ब्रह्मो समाज पैन इंडिया कैरेक्टर ले लेता है, मतलब पूरा इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। पहले ये सिर्फ बंगाल में हो रहा था, अब पूरा इंडिया इन्वॉल्व हो गया है। हमने बात की थी ब्रह्मो समाज बिलीव करता था सुप्रीमेसी ऑफ रीजन में, और बोला था कि वेदास आर फॉलेबल, मतलब वेदास में जो लिखा है वो गलत हो सकता है। अब देवेंद्रनाथ टैगोर, ये कौन है? फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को इस्टेब्लिश किया 1839 में। ये प्रोपोगेट करते थे राजा राम मोहन राय के आइडियाज, जो उनकी सोच थी, जो वो बोलते थे, वो सारी चीजों को प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन और ब्रह्मो समाज की। फिर हम आते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। अब यंग बंगाल मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन सी पर्सनालिटी है? हेनरी विवन डेराजियो। अब ये मत सोचना कि ये फॉरेनर थे, ये एंग्लो इंडियन है। ठीक है, ये क्या थे? एक टीचर थे हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज किसने स्टैब्लिश करा है? राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर ने। उसी में ये टीचर थे। तो हेनरी विवन डेराजियो जो हैं, उन्होंने वो मतलब एक यूथ बेस्ड मूवमेंट चलाया उन्होंने। ये कहाँ से इंस्पायर हुए थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या आइडियाज थे? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों चीजों की वजह से ये इंस्पायर हुए थे इस मूवमेंट को मतलब मूवमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो हेनरी विवन डेराजियो है, उनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। बोला कि तुम बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो चुके हो, तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो रेडिकल हैं, तो उन्हें निकाल दिया गया। अब इनका ना क्या दिक्कत है, शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट था बहुत ज्यादा। ये लोग ज्यादातर चीजें क्या करते थे, ये लोग बैठ के सिर्फ डिस्कशन करते थे, कोई इनका प्रैक्टिकल प्लान नहीं था। सिर्फ थ्योरी में बात हो रही है, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इनकी रीच भी बहुत लिमिटेड थी। मान लो कि जो स्टूडेंट इनसे पढ़ेंगे, जो लोग इंटेलिजेंट पीपल होंगे, वही इनकी बातें समझ पाते थे। ठीक है, इनकी रीच बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, जो इनका मूवमेंट फेल होने का एक कारण बना। इन्होंने क्या किया, ये पब्लिक एजुकेशन देते थे सोशल इश्यूज पर, इकोनॉमिक इश्यूज पर और पॉलिटिकल इश्यूज पर। इन्होंने बोला कि इन सब चीजों पे क्वेश्चन करो। सोशल यानी कि सोसाइटी में आजकल क्या चल रहा है, इकोनॉमिक यानी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी अपने अंदर क्यों लाते जा रहे हैं, ये सब चीजों को क्वेश्चन करने के लिए वो बोलते थे। और ये मासेस को इस पे एजुकेट भी करते थे। फिर जब विविन डेराजियो की डेथ हो जाती है, तो ये मूवमेंट एंड पे आ जाता है, और हेनरी विविन डेराजियो की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। फिर आ जाते हैं हम आर्य समाज पर। अब आर्य समाज किसने एस्टैब्लिश किया था? दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था, मतलब जो हिंदू में अगर थोड़ी इमोरल प्रैक्टिसेस आ गई हैं तो उसको रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट था। तो इसका क्या एम था? जो वेदास के मैसेज है उसको स्प्रेड करना चाहते थे। इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, जो इस्टेब्लिश हुए थे 1886 में। इनका एक और क्या काम था, ये भी क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज को काउंटर करना चाहते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज ना उस समय बहुत ज्यादा कन्वर्ट करी थी लोगों को, तो इसलिए हर कोई परेशान है उनसे। इन्होंने फिर से ये भी बोलते हैं कि हाँ, हमें सोचना चाहिए प्रैक्टिकली, रीजनिंग मतलब करनी चाहिए, लेकिन वेदास फॉलेबल नहीं है। वेदास आर इनफॉलेबल इन नेचर, यानी कि जो वेदा में लिखा हुआ है वो सब सही है। ये कहना था दयानंद सरस्वती का। और ये काम करते थे वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए और इक्वालिटी के लिए, मेन और वुमेन के बीच की इक्वालिटी के लिए। फिर हम आते हैं रामकृष्ण मिशन पर, जो कि हुआ था 1897 में। अब रामकृष्ण परमहंस कौन है? रामकृष्ण परमहंस है एक मिस्टिक, यानी वो इंसान जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता है, जिसका जो सोल है वो भगवान से जाके मिल गया है। ठीक है, उनका कनेक्शन हो गया है, वो बहुत ज्यादा हमेशा मेडिटेशन करेंगे, ये वो हम अपने ही ध्यान में लगे रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो उनके डिसाइपल कौन है? स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के लिए एक मिशन उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें वो क्या करते थे, वेदा के मैसेज को स्प्रेड करते थे। और उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स बनाया था जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए एक्टिविटीज करेंगे।
अब यहाँ पे जो रामकृष्ण मिशन है उसने रिकॉग्नाइज किया कि आइडोलेट्री इतनी खराब चीज नहीं है, आइडोलेट्री ठीक है, उसकी अपनी यूटिलिटी, अगर किसी को मूर्ति की पूजा करके सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो जैसा आर्य समाज और ब्रह्मो समाज ने किया था कि आइडोलेट्री को अपोज करते थे वो, कि आइडोलेट्री नहीं होनी चाहिए, रामकृष्ण मिशन उसको सपोर्ट करता है। और उसके बाद जो रामकृष्ण मिशन है ना, वो ये था कि हम में सोसाइटी है, हम सब लोग एक सोसाइटी है और हमें अपने अंदर रिफॉर्म्स चाहिए। ब्रह्मो समाज था कि हम तो अच्छे ही हैं, ये जो सोसाइटी है वो खराब हो गई है। वो अपने आप को एक अलग मानते थे, अलग सेक्ट मानते थे, अलग सेक्टर टाइप अलग मानते थे, जबकि रामकृष्ण मिशन अपने आप को अलग नहीं मानते थे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने वुमेन के लिए ज्यादा काम किया, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन। और तो और इन्होंने क्या किया, संस्कृत कॉलेज खोला। संस्कृत कॉलेज में हर कोई पढ़ सकता था। ये चाहते थे कि मोनोपोली जो है ना प्रीस्टली क्लासेस की संस्कृत पढ़ने में, वो टूटे। और उसके बाद इन्होंने विडो रीमैरिज को लीगलाइज करवाया है 1856 में, और ये स्कूल्स खोले ताकि फीमेल एजुकेशन प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को एजुकेशन मिल सके। फिर हम आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी अभी मद्रास में, सबसे पहले इसको कहाँ सेटअप किया गया था, यूएस में। एचपी ब्लेवेब्स्की और एचएस उकॉल्ट, इन्होंने सेटअप किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को यूएसए में। बाद में ये अद्यार में आ गया मद्रास में, जो ये अद्यार फिर इसका हेडक्वार्टर बना थियोसॉफिकल सोसाइटी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो फेमस किया था वो किया था एनी बेसेंट ने, जब एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी 1907 में। अब ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और ह्यूमनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। अब एनी बेसेंट का हमको पता ही है, एनी बेसेंट जो है वो होम रूल लीग के साथ भी जुड़ी हुई हैं। 1917 में वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये सारी चीजें उन्होंने करी हुई हैं। उसके बाद एनी बेसेंट हेल्प करती है सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी सेटअप करने में बनारस में। बाद में इस यूनिवर्सिटी को क्या बोला जाएगा, बीएचयू, मदन मोहन मालवीय जो सेटअप करेंगे बीएचयू वो। तो ये हो गया। अब इसका एक और क्या था ना इम्पैक्ट, एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, एनी बेसेंट एक फॉरेनर है। तो अगर कोई फॉरेन से आके बोल रहा है कि तुम्हारा क्या ग्लोरियस पास्ट था, तुम्हारे जो ट्रेडिशंस थे, रिलीजन है, वो कितना ही ज्यादा तुम्हारा ग्लोरियस पास्ट है, इससे लोगों को मिलता है कि हाँ यार हमारा तो बहुत अच्छा था, हम पुराने में तो बहुत अच्छे थे, तो वो थोड़ा रिवाइवल करने की कोशिश करते हैं कि वापस से पीछे जा सके। ठीक है, तो ये आया था थियोसॉफिकल सोसाइटी में। अब हम बात करते हैं एमजी राणा डे की। एमजी राणा डे एक बहुत ही होनहार इंसान है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अब आपको मैं बताती हूँ, जो एमजी रानडे है ना, उनके डिसाइपल कौन है। जैसे चेला होता है ना, चेला स्टूडेंट, स्टूडेंट बोलेंगे, उनके स्टूडेंट कौन है, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले के स्टूडेंट कौन है, महात्मा गांधी जो है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, तो गांधी जी इनके स्टूडेंट है। और अब गांधी जी के डिसाइपल कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अब आपको समझ आया कहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, एमजी रानाडे की बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे एसोसिएशंस को फाउंड किया, बहुत सारे एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं इन्होंने। ये लोग ये लिखते भी थे, तो हम बात करते हैं उसकी। तो ये फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के। ये भी एक आप मान सकते हैं कि ब्रांच था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी किसी सोसाइटल इशू पे बात नहीं करती थी, रिलीजन पर, कम्युनिटी पर ऐसे बात नहीं करती थी, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस करती थी, ताकि यहाँ पे सिर्फ एक सोसाइटी का एंगल ना आ जाए, कम्युनल एंगल ना आ जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। ठीक है, और इन्होंने फिर क्या किया, पूना सार्वजनिक सभा को स्टैब्लिश किया। ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी थे। उसके बाद इन्होंने एक वीकली लिखते थे, ये मराठी वीकली, उसका नाम है इंदु प्रकाश। अब प्रार्थना समाज इन्होंने फाउंड किया था, और प्रार्थना समाज के क्या एम्स थे, ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, तो ये चाहते थे कि कास्ट सिस्टम हटा दिया जाए। फिर ये चाहते थे कि जो मैरिज की एज है फीमेल और मेल दोनों के लिए वो इंक्रीज करी जाए, ताकि ये लोग पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दे सकें। वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करते थे और विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे। उसके बाद जैसे हमने देखा कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने विडो रीमैरिज लीगलाइज करवा दिया, लेकिन सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था उस चीज, तो इसके लिए एमजी रानाडे ने क्या किया, विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई। 1856 में विडो रीमैरिज जो लीगलाइज हो चुकी है, लेकिन ये 1861 में इसलिए बना रहे क्योंकि सोसाइटी में उस चीज को एक्सेप्टेंस अभी नहीं मिली थी। फिर ये किस चीज का अपोज करते थे, चाइल्ड मैरिज का अपोज करते थे। विडोज के जो बाल हटा दिए जाते थे, शेविंग ऑफ देयर हेड्स, उसका भी अपोज करते थे। और जो मैरिज में और फंक्शंस में इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता था,
उस चीज को भी ये अपोज करते थे। वो बोलते थे कि तुम कॉस्ट कटिंग करके भी इसको कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं सत्य शोधक समाज की। ये भी हम एक महाराष्ट्र में ही हो रहा है। इसको किसने सेटअप किया था? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले थे माली कम्युनिटी से, यानी जो गार्डनर कम्युनिटी है, यानी कि लोअर जो कास्ट है वो कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इनका क्या था डिमांड कि अबॉलिशन हो कास्ट सिस्टम का, और जो एजुकेशन है वो लोअर कास्ट के लिए प्रमोट की जाए, लोअर कास्ट को भी मौका मिले कि वो अपने आप को एजुकेट कर सके, आगे बढ़ सके। तो ये था सत्य शोधक समाज के एम्स। फिर आए गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को जन लोक हितवादी भी बोला जाता है, ये उनका निकनेम है, तो आप ये याद कर लो, कभी ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको यू नेवर नो क्या पूछ लें, तो ये आप याद कर सकते हो। इन्होंने एस्टैब्लिश की थी परमहंस मंडली। परमहंस मंडली एस्टैब्लिश हुई थी 1849 में। इनका क्या था? ये चाहते थे कि एक गॉड की वर्शिप हो। जैसे ब्रह्मो समाज में चाहा है कि एक गॉड की वर्शिप हो, मोनोथेइज्म हो, वैसे ये भी चाहते थे कि एक गॉड की वर्शिप हो। और विडो रीमैरिज को ये प्रमोट करते थे। विडो रीमैरिज हो गया, वुमेन एजुकेशन हो गया, इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन हो गया सोसाइटी में, ये सारी चीजों को ये सपोर्ट करते थे। फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो मूवमेंट्स है, जैसे कि अकाली मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे सर सैयद अहमद खान है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। और पिछले वाले दो सीडीएस में ही किसी एक में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से भी क्वेश्चन आया था। अगर आपको आपने दिया होगा तो आपको याद आ जाएगा, ईवी रामास्वामी नायकर किससे एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में भी हम पढ़ेंगे। तो ये हम अगला जो है लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ये सारे चीजें हम। और एक चीज और इसमें पढ़ेंगे, वो है पंडिता रमाबाई, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था हम ये भी जानेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आप चाहते हो तो आप पहले की वीडियोस भी देख सकते हो। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।